राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ ये अवसर मिला और ये भी उम्मीद करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि आज समय ज़रूर दिया जाए ताकि कुछ बातें हम इस सदन के समक्ष रख सकें और संतुलन बन सके जो संवाद चल रहा है और जो चर्चा चल रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में माननीय ये उम्मीद की जाती है कि एक महत्वपूर्ण ये तिथि होती है, संसद के दोनों सदनों को बोला जाता है कि देश के हालात क्या हैं, सरकार की नीतियां क्या हैं। ये अपेक्षा की जाती है कि ईमानदारी से चिंतन करके वस्तु स्थिति से देश के लोगों को ज्ञान दिया जाएगा, जो उपलब्धियां हैं उसको स्वीकारा जाएगा, पर जो चुनौतियां देश के सामने हैं उससे भी देश को आगाह किया जाएगा। जहां कमी रह गई उसको भी स्वीकार किया जाएगा और भविष्य के लिए क्या नीति है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होनी चाहिए थी। मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी कोई चर्चा नहीं है। ये निराशाजनक है, ज़मीनी हकीकत को और चुनौतियों को नकारता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इज जस्ट अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स और प्रोग्राम्स। वो सब घोषणाएं हो चुकी पिछले बजट में, इस बजट में कोई नई बात आए तो हम समझ लें। और ये मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा, मैं सोच रहा था इसको सुनते हुए भी पढ़ते हुए भी, ये किसने लिखा, कौन महानुभाव। राष्ट्रपति नहीं लिखते, सरकार में प्रधानमंत्री जी, मंत्री लोग स्वयं नहीं लिखते। देखिए, एक मिनट, प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके बहुत लोग बोलते हैं। हमारे समय में भी लिखा जाता था, पढ़ लीजिए सब उठाकर। जो लिखा है उनकी थोड़ी जवाबदेही जरूर बनती है। जिसने भी लिखा, ये कटाक्ष नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति के साथ अन्याय किया। ये जनता के विवेक को ललकारता है और देश के सामने जो कठिन परिस्थिति है उसको भी नकारता है। शायद समय आ गया है वस्तु स्थिति को देखते हुए सामूहिक चिंतन का, और जहां कई कमियां रह गई हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, उस पर पश्चाताप भी होना चाहिए। एक तस्वीर दिखाई गई है, एक सुनहरी तस्वीर। अगर ऐसा ही कहते तो मैं बैठ जाता हूं, अगर ये ऐसे ही टोका टोकी करेंगे मैं बैठ जाता हूं। If you have a point of order, जाते हैं। Mr. Poddar, if you have a point of order, you can raise it under the rule. Please. माननीय, एक ऐसी तस्वीर दिखाई गई कि देश बिल्कुल चिंता मुक्त है, खुशहाल है, विश्व में आर्थिक प्रगति में पहले नंबर पर है, हर मोर्चे पर भारत कामयाब है। ऐसा हो ये हम सब चाहते हैं, देश सबका है, ये आपका ही नहीं है, हमारा ही नहीं है, ये साझा देश है। कोई नहीं चाहता, चाहे सरकार के है या विपक्ष के, कि हिंदुस्तान आगे ना बढ़े। तो कृपा करके ये गहरी जो लकीरें खींची जा रही हैं इसको बंद कीजिए। हम भी चाहते हैं हिंदुस्तान आगे बढ़े, आप भी और हम भी। अब देखिए, अगर ऐसे चलेगा तो मुश्किल। नहीं, आप बोलिए, वो रिकॉर्ड में जाएगा। ये तो ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अगर whatever you say now will go on record. Interruptions will not go on record. ना ऑन रिकॉर्ड नहीं, हमारा समय तो खा रहे हैं साहब। प्रजातंत्र में जो भी लोग सरकार में आते हैं,
केंद्र में, राज्य में वो समाज देश के निर्माण का काम करते हैं, अपेक्षा की जाती है, सबकी प्रतिबद्धता होती है और सबका योगदान रहा है। प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बुनियाद रखी थी। 14 बरस अंग्रेजों की जेल में रहे थे। आपको ऐतराज हो सकता है, विचारधारा से विरोध हो सकता है, पर सच्चाई और जो इतिहास के पन्नों पे अंकित है, जिसको देश दुनिया जानती है, कृपा करके उसका अपमान मत करें। इंदिरा जी की शहादत का, राजीव गांधी की शहादत का, उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हम स्वीकार करते हैं जितने प्रधानमंत्री आए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 6 साल प्रधानमंत्री रहे, हम स्वीकार करते हैं उनके समय में भी काम हुआ। हम कभी नहीं कहते उन्होंने कोई काम नहीं किया। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, उनके कार्यकाल में भी काम हुआ। ये याद रखिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, प्रजातंत्र में 2 पक्ष हो सकते हैं और आवश्यक है। एक सोच, एक विचारधारा संसदीय प्रजातंत्र में कभी नहीं हो सकती, ना होगी। एक दृष्टिकोण पे देश नहीं चलता, ना समाज बनता है। भारत बड़ा राज्य, बड़ा देश, प्राचीन देश है। सोच अलग हो वो ठीक है, पर एक दूसरे को छोटा दिखाना और अपने से पहले लोगों को अपमानित करना ये उचित नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। भारत का उदय 2014 में नहीं हुआ और जहां हम पहुंचे हैं ये 8 साल का सफर नहीं है, 74 साल का सफर है। पहली बार विकास हुआ, पहली बार विश्व में हमारा सम्मान हुआ। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। 1947 के बाद बड़ी संस्थाएं बनी। IIT सबसे पहले भारतवर्ष में कब बना था? आप पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ, बताता हूं। 1951 में। कब बना था IIT आपका? इधर अहमदाबाद में 1964 में। भारत में परमाणु संस्था कब कायम की गई थी? 1954 में। भारत में पहला परमाणु विस्फोट जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1974 में हुआ था। अंतरिक्ष में आर्यभट्ट 1974 में चला गया था। 1955 में भाखड़ा डैम बन चुका था, नागार्जुन सागर डैम बन चुका था। 1961 के अंदर पंडित जवाहरलाल ने स्वयं जाकर नर्मदा पे नींव रखी थी, सरदार सरोवर बांध की और उसका नाम सरदार जी को समर्पित किया था। ये सूची बड़ी लंबी है, मैं सभा पटल पर रखूंगा। मैं नहीं चाहता, देखिए, मैं नहीं चाहता, निवेदन कर रहा हूं। मैं सच्चाई बहुत कड़वी होती है। हकीम की खुराक और सच्चाई बड़ी तकलीफ पर बीमारी को दूर करती है। माननीय, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आज सदन में, और इस चीज को आपसे निवेदन करता हूं। शायद मेरा ये अंतिम वक्तव्य है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, बोलने दीजिए। बस इतना कहूंगा, उसके बाद आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये देश बना है उसके निर्माण में सबका योगदान है। सरकार की निरंतरता होती है, समाज की निरंतरता होती है, कमियां भी रहती हैं। मैं कभी ये नहीं कहने वाले लोगों में से कि हमारे समय में सब कुछ प्राप्त हो गया था। कमियां होती हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि आने वाली सरकार से देश की जनता भी अपेक्षा करती है कि जो काम अधूरे हैं वो पूरे हो, नए काम आए, नई योजनाएं आए। पर कोई ऐसा भारत नहीं छोड़ के गए थे। एक परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष शक्ति, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो हिंदुस्तान हम भी छोड़ के गए थे। आपको कोई खाली ऐसा हिंदुस्तान नहीं मिला था जहां की जमीन बंजर हो, जहां के लोग कपड़े ना डालते हो, जिस देश का कोई सम्मान दुनिया के अंदर ना हो। ऐसा देश नहीं था।
यही कह रहा हूं, इस मानसिकता को आप त्याग दें। ये त्याग देंगे, देश का भला होगा, मैं यही कह सकता हूं। आज सच्चाई क्या है, और यह आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा। बहुत चुनौती भारतवर्ष के पास है, हमारे देश के सामने एक खौफनाक बेकारी है। आप अपना इकोनॉमिक सर्वे उठाकर पढ़ लें, जो भारत के अंदर कितने लोग हैं जिनको रोजगार की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, आपका इकोनॉमिक सर्वे कहता है 94 करोड़ लोगों को जो रोजगार के योग्य हैं इस देश के अंदर हैं, केवल 52 करोड़ लोगों को रोजगार है। आप कह रहे हैं 42 करोड़ हिंदुस्तान के लोग बेरोजगार, इसकी चिंता हम नहीं करेंगे। ये आलोचना की बात नहीं। अमीरी और गरीबी के बीच में बढ़ती खाई है, उद्योग टूट रहे हैं, बाजार टूट रहे हैं, रोजगार टूट रहे हैं। 2 साल कष्ट देश और दुनिया ने उठाया है। हम इतने गैर जिम्मेवार नहीं ये कहें कि कोरोना वायरस को आपने टेलीफोन करके बुलाया, पर यह वास्तविकता है, इससे नुकसान हुआ है और उससे हम उभरे नहीं हैं। माननीय, कुछ बरस पहले 2019 में ये कह दिया गया था राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कि 2024 तक 5 साल में हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। पर ये 2 साल खराब हुए, उससे हमारा नुकसान हुआ। अब हम 31 मार्च 2022 को वहीं पहुंचेंगे जहां हम 31 मार्च 2020 को थे। यह सोचने की बात है, आपस में टीका टिप्पणी की बात नहीं है। यह हमको सबको मिलकर सोचना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत पहुंचेगा। हम $5 ट्रिलियन पे भी जरूर पहुंचेंगे, उससे आगे भी पहुंचेंगे। इस देश की जनता में क्षमता है और हम भी चाहते हैं पहुंचे। पर सच्चाई को तो मान लें कि ये चुनौती है हमारे सामने। मैंने ये बात इसलिए कही कि भारत सबसे नौजवान देशों में से है। हमारी मीडियन एज 28 वर्ष की है। इसलिए हमारी ये शक्ति भी है, ये चुनौती भी है कि अगर समाज में स्थिरता रखनी है, शांति रखनी है, इन नौजवानों के लिए अवसर पैदा करने होंगे। हम ये चीज स्वीकार नहीं कर सकता हमारा समाज कि अगर अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती जाए। 1% भारतवासियों के पास देश का 42.5% पैसा है, पूंजी है। 10% के पास 74.3% इस देश का पूंजी है। और जो गरीब 50% हैं, उनके पास 2.8% देश का पैसा है। ये आनंद शर्मा नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, आपकी सरकार के आंकड़े बोलते हैं। इसलिए सोचें, जो मैं कह रहा हूं उसको गौर करें और स्थिति को सुधारने के लिए सामूहिक प्रयास करें जो राष्ट्रहित में हो और देश के भविष्य में हो। महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की जहां उपलब्धियों का जिक्र है, एक बात मैं कहना चाहता हूं इस सदन में। जो 2-3 मैंने बातें कही, आज 1/3 इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इज आइडल, बेकार पड़ी है हमारे देश में। पर ना तो प्रोडक्शन है और डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बड़ा चुनौती हिंदुस्तान के सामने है। किसी ने चर्चा नहीं की कि भारत देश में कर्जा बढ़ गया है। डेट टू जीडीपी रेशो 90% है भारत का, 90%। मैं बजट पे नहीं बोल रहा हूं, तो यहीं पे अपनी बात रोकता हूं। हमारे साथी बजट पे बोलेंगे, माननीय वित्त मंत्री जी, उनका सम्मान करते हैं। जब वो बोलें, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दें कि उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ताकि सरकार चले। जो हमारे आज़ादी के बाद बड़े संगठन बने थे, संस्थाएं बनी हैं, उनको बेचकर नहीं ये घाटा पूरा होगा, उन संस्थाओं को बचाकर और आर्थिक विकास से ये घाटा पूरा होगा, कर्जा पूरा होगा। मैं शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बहुत साथी बोल गए,
नेता प्रतिपक्ष भी बोले, हमारी तरफ से और साथी बोले, जवाहर सरकार जी बहुत अच्छा बोले, मैं स्वीकार करता हूं, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं। मुझे चिंता है महोदय, सदन को भी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का, नेशनल सिक्योरिटी का कोई जिक्र नहीं है। सीमाओं पे जो तनाव है उसका कोई जिक्र नहीं है माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, मैं भी एक सीमावर्ती राज्य से में पैदा हुआ और वहीं से आता हूं। हमारी भी सीमा तिब्बत से, चीन से लगती है, इसलिए ये बात कहता हूं। हमारे यहां से ही फौज जाती है, मनाली लेह रोड से जाती है, भारत की सेना जाती है। रोहतांग अटल टनल बन गई है, उससे थोड़ा फायदा हो गया, वो काम पूरा हुआ, बधाई है, देश के लिए भी अच्छी बात हुई। ये काम पुराना शुरू किया था, समय लगता है इतने बड़ी योजनाओं को बनाने में। पर 1 लाख फौज चीन की फौज के आमने सामने खड़ी है। आप सबको कहता हूं, क्या अखबार वाले को पता है, बाहर के देश के लोगों को जानकारी दी जाती है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, क्या हमारे देश की संसद को ये नहीं जानकारी मिलनी चाहिए? क्या संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? 1962 में पहली बार के चुने हुए आए एक नौजवान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, युद्ध चल रहा है सीमाओं पर, हिमालय में लोग मर रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने सदन बुलाया, चर्चा हुई, युद्ध के दौरान हुई। इस सदन को आश्वस्त किया गया था माननीय रक्षा मंत्री जी ने, इस सदन का रिकॉर्ड देखा जाए, उन्होंने कहा था कि नेताओं को बुला के इन कैमरा ब्रीफ करेंगे, हमने स्वीकार किया था, वो भी नहीं हुआ। कृपा करके स्थिति को आप देखें, सोचें। माननीय पैरा 3 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र है, हम सब सम्मान करते हैं। नेताजी बड़े नेता थे, उनका योगदान था, उनकी कुर्बानी थी, उनकी तपस्या थी। इतिहास तो नहीं नाम हटा सकते। मुझे भी खुशी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1938 और 1939 में जब चुने गए थे। आपने बात करी कि नेताजी की बड़ी प्रतिमा होगी और 23 तारीख से अब गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन शुरू होगा। बधाई हो, धन्यवाद हो, हमको सबको खुशी है, पूरे देश को खुशी है। पर एक चीज कहूंगा कि इंडिया गेट जो है उस पे अमर जवान ज्योति, वो बांग्लादेश की युद्ध में जो हजारों भारत के सैनिक शहीद हुए थे उनको समर्पित थी। अब उसको हटा दिया, कहा मर्ज कर दिया गया। क्यों 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 हुआ? देखिए, 1 मिनट मैम, हमने सब देखा, ज्योति मर्ज होती है। हम भी घर में, मैं घर के बाहर अपने संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानता हूं, पर घर में मैं पूजा पाठी हूं, आई एम ए प्रैक्टिसिंग हिंदू। तो मुझे मालूम है कि फ्लेम मर्ज नहीं होती, जब ज्योत जलती है वो ज्योत वहीं जलती है, जिस सम्मान के लिए, जिनको याद करने के लिए जली थी वो वहीं जलती थी। अब ये कहा गया कि ये इंडिया गेट जो है ये कॉलोनियल रेलिक है। कॉलोनियल रेलिक, अब ये भी सच्चाई है कि हमारा देश लंबे समय तक अंग्रेजों की कॉलोनी था, गुलाम था, पर वहां पे जो नाम अंकित हैं हजारों भारत के सैनिकों के जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए, उनको सम्मान करें। वो मर्सिनरी आर्मी नहीं थी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी भी जब बाहर, जो स्मारक बने हैं यूरोप में, वीरता की गाथाएं हैं उन सैनिकों की हिंदुस्तान के, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था उन्होंने सिद्धांत पे जाके जहां काम करते थे, युद्ध लड़े और अपनी कुर्बानियां दी, उसको भी सोचें। और अगर मैं आपके तर्क को मान लूं, अगर मैं मान लूं आपके तर्क को महाशय महोदय, तो फिर क्या कहें? तो जहां आप बुत बनाएंगे, लगाएंगे, वो क्या कॉलोनियल रेलिक नहीं है? वो कहने की सोचिए, वहां भी तो किंग जॉर्ज की मूर्ति थी ना।
तो ये इंडिया गेट कॉलोनियल रेलिक है, तो वो भी तो कॉलोनियल रेलिक है। मैं सदन को कह रहा हूं, इसको थोड़ा कृपा करके इस पे गौर करें। Please start winding up. Please start winding up. Today I have requested the honorable chairman. Yeah, that's why Yes, we are giving yes, some yes, more time no, to you. So please start. I need that respect because I will never be asking for time again. इतना कृपा कर दें। सुभाष चंद्र बोस जी, नहीं, No, no. माननीय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। सुभाष चंद्र बोस जी के एक कोटेशन पढ़ दूं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया था। स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण का, जो 11 सितंबर 1893 9/11/1893 which he delivered in Chicago, the brothers and sisters of America. And Subhash Chandra Bose ji has said, the foundation of the present freedom movement owes its origin to Swamiji's message. If India is to be free, it cannot be a land specially of Hinduism or of Islam. It must be one united land of different religious communities, inspired by the ideal of nationalism. And for that, Indians must accept wholeheartedly the gospel of harmony of religions, which is the gospel of Ramakrishna Vivekananda. Unquote. मैंने ये बड़ा सोच के पढ़ा। जब नेताजी का स्मरण हो रहा है, नेताजी की सोच क्या थी उसको भी देखें। मैं आज सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 125 साल में हम देख लें, 11 September has a meaning. There were 4 9/11s. The first was what I have read, 1893 Chicago, where there was a message of humanity, brotherhood, harmony. The second 9/11 was 9/11/1906, when Mahatma Gandhi launched the first satyagraha from the Empire Theatre in Johannesburg and used that potent weapon to guide India and lead India to defeat the British Empire. The third 9/11 was in 9 सितंबर 1973, जब चिल्ली में LNA की सरकार को हटा दिया गया, हजारों लोग मार दिए गए, मिलिट्री कू हो गया। और चौथा 9/11 था 2001 में न्यूयॉर्क में, जब बम का हमला हुआ था, ट्विन टावर तोड़ दिए गए थे, हजारों लोग मार दिए गए थे। मैंने क्यों कही ये बात कि 9 सितंबर अगर 4 बार दुनिया के सामने आया तो 2 बार प्यार और मानवता का, अहिंसा का संदेश लेके गया। वो भारत से गया, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं, 2 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद रेडियो स्टेशन से भारत के लोगों को संबोधित किया था, और उसमें उन्होंने पहली बार बापू को, महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा था। हम कहते हैं फादर ऑफ द नेशन। हु कॉल्ड हिम द फादर ऑफ द नेशन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड हिम। आजाद हिंद फौज में 4 ब्रिगेड थी। सुभाष ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड थी, गांधी ब्रिगेड थी, आजाद ब्रिगेड थी। ये नेताजी थी। तो मैं यही कहता हूं, हमने एक इस सदन में बैठे हैं, सबने संविधान की हमने शपथ ली है, चर्चा है और होनी भी चाहिए थी। ये चर्चा है कि बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र है, और सही कहा गया माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कि कैसे भारत का दर्शन और सोच बाबा साहब अंबेडकर की थी। पर क्या कहा है जो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है? सिर्फ अंबेडकर जी का नाम नहीं लेना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने ये कहा था। उसको हम अपनाएं, ग्रहण करें
उस मार्ग पर चलें। आज जो लकीरें खिंच रही हैं, जो बंटवारे की बात हो रही है, जिस तरह की छवि जा रही है, ये मैं बड़ी महत्वपूर्ण और अंतिम बात रख रहा हूं। जिस तरह की देश के कुछ हिस्सों में घटनाएं हो रही हैं, अंग्रेजी की बात नहीं, अंग्रेजी में तो 2 शब्द कह दिए, हेट स्पीच। जिस तरह की भाषा, जिस तरह की धमकी, जिस तरह के हमले अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं, आज दुनिया जुड़ी हुई है। द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी। व्हाट वी से हियर, in a minute it flashes in the various capitals of the world. दुनिया की राजधानियों में ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए भारत देश में? नहीं होना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये देश सबका है, ये हमको याद रखना पड़ेगा कि भारत से बाहर बहुत लोग हैं, लगभग 2.5 करोड़, प्रदीप जी कहेंगे शायद मैं गलत हूं तो, जो भारतीय इंडियन डायस्पोरा है पूरी दुनिया में। 87 बिलियन डॉलर, 87 अरब डॉलर रेमिटेंस आता है हिंदुस्तान को। बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हैं, सूची है रख दूंगा, पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी हैं, ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल भी हैं, ऋषि सुनाक वहां के चांसलर हैं, कई देशों के प्रधानमंत्री हैं, कई देशों में रक्षा मंत्री भारतीय मूल के हैं, कई सिख समुदाय के हैं कनाडा में। तो सोचो कि अगर वो सब सोचेंगे, जहां के लोग यहां पे इतने बड़े पदों पे हैं, उस देश में क्या हो रहा है, क्या ये भारत के लिए अच्छी बात है? मैं सदन गौर से सुने मेरी बात को। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिसमें भारतीय मूल के लोग उनके मुखिया हैं। अल्फाबेट सुंदर पिचाई है, सत्य नडेला है, इनको हमने पद्मा पुरस्कार भी दिए हैं, इंदिरा नूई है, लंबी सूची है। ये दोनों सूचियां मैं सभा पटल पर रखूंगा इस आग्रह के साथ, प्लीज, इस आग्रह के साथ कंक्लूड, आई एम बाइंग, प्लीज, आई विल। मैं आपसे एक चीज कहूंगा और आपके माध्यम से सभापति महोदय, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, मांग भी करता हूं, अपेक्षा भी रखता हूं कि जब सदन में आए, जवाब दें, तो ये देश को आश्वस्त करें और दुनिया को संदेश दें कि हम एक सबसे बड़ा प्रजातंत्र हैं, हम एक संवैधानिक देश हैं। इसलिए इस देश के विधान को और संविधान का सम्मान करते हुए किसी ऐसे बात की अनुमति भारत देश में नहीं होगी। मैं ये मांग करता हूं, ये कहते हुए कि यह याद रखा जाए, इस देश में 3 बड़े एथनिक ग्रुप्स दुनिया के हैं। यहां आर्यंस हैं, द्रविडियंस हैं, मंगोलॉइड्स हैं, और इस सदन में भी तीनों बैठे हैं। दूसरी बात, 7 दुनिया के बड़े धर्म हैं और संविधान जो हमारा है वो 20 भाषाएं ये देश का संविधान मानता है। इस देश के संविधान का निर्माण करने में सबका योगदान जो रहा, एक चीज कहूं, सरदार पटेल जी का हम सब सम्मान करते हैं, आपने बहुत ऊंची मूर्ति भी लगाई, जरूर जाएंगे, पर अब मैं देखिए मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ये चीटा मैं ये सोचता हूं कि देश के प्रधानमंत्री सक्षम हैं हमारी बात का जवाब देने के लिए, कृपा करके सुन लें। मुझे सरदार पटेल जी के बारे में कहना है, क्योंकि उनको सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने बारदोली सत्याग्रह के बाद 1925 में दी थी। सरदार पटेल भी हमारे अध्यक्ष रहे, देश के हैं, ये देश की संपत्ति है, देश के बड़े व्यक्ति हैं। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश की संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स। उस कमेटी के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, और मैं अंत में सिर्फ वही उनको कोट करूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सुनिए,
It is not our intention to commit the minorities to a particular position in a hurry. If they really have come honestly to the conclusion that in the changed conditions of this country, it is in the interest of all to lay down real and genuine foundations of a secular state, then nothing is better for the minorities than to trust the good sense and sense of fairness of the majority and to place confidence in them. So also it is for us who happen to be in a majority to think about what the minorities feel and how we in their position would feel if we are treated in that manner in which they are treated. ये 25 मई 1949 को वो कमेटी की रिपोर्ट जब रखी उन्होंने पेश करी, ये उन्होंने कहा है। मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं, मैं कोई दोष नहीं दे रहा, जो ऐसी सोच के कुछ कई लोग हैं, कुछ संगठन हैं जो घृणा फैला रहे हैं, जो हिंसा करते हैं, वो किसी का हित नहीं करते। हम नहीं चाहते भारत की ऐसी छवि हो, हम वही चाहते हैं जो विवेकानंद जी ने कहा था, हम वही चाहते हैं जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हम वही चाहते हैं जो दर्शन गांधी जी का था। तो कृपा करके उसको बचा के रखें। अगर ये दूसरा दर्शन हुआ, बड़ा खतरनाक है। कल लता जी को सारे देश ने, प्रधानमंत्री जी ने, सब नेताओं ने, सब दलों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। वो उनकी आवाज़ देश की आवाज़ थी। हम सब उनको सुन के बड़े हुए। उस गाने को मुझे याद है, हमने तो तब सुना था जब सबको रोते देखा, अपने पिता और दादा को भी, ए मेरे वतन के लोगों। और आज सुबह मैं सोच रहा था, अंत में यही कहूँगा कि उनको भी ग्रहण कर लें, क्योंकि आज जो कुछ सोच है तो उस गाने को भी दोबारा लिखेंगे कि शहीद, कुर्बानी, ये शब्द क्या, तो ये रोकते हैं इस बात को। मैं अंतिम शब्द में यही कहूँगा, अपनी वाणी को विराम देते हुए, कि हम सबका देश है, हम सबको बनाना है, हम सबको आगे लेके जाना है। आप ठीक काम करेंगे, आपको सहयोग भी होगा, आपको शुभकामनाएं भी, पर सबको मिलके इसके बारे में सोचें। अगर नहीं सोचेंगे, अगर बच्चों के दिमाग में, नौजवानों के दिमाग में ये लकीरें खींचती जाएंगी, ये भारत की आत्मा पर घाव होगा, जख्म होगा, जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद।